नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 3 देशों के मार्स मिशन के बारे में। इन तीनों की चर्चा एक साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फरवरी के महीने में स्टार्टिंग टुमारो 3 देशों के मार्स मिशन लैंड करने वाले हैं मार्स पर। यह एक अजब सा संयोग है, पहली बार इतिहास में हो रहा है कि 3 अलग अलग मार्स मिशन एक ही समय पर पहुंचने वाले हैं मार्स की धरती पर। तो इन मिशन के बारे में बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि फरवरी का महीना है, अगले 3-4 महीनों में बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं और इन पर से सवाल बनने की संभावना बनी रहती है। तो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है। यहां पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स की अपडेट्स मिल जाएंगी और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। यू हैव टू सर्च फॉर महिपाल राठौड़ ऑन टेलीग्राम एंड आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर लगभग 1.5 लाख छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जिसकी मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस कोर्स में प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा सिलेबस कवर्ड है अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल के लिए भी हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इन सब की जानकारी आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट studiiq.com पर। तो जल्द से जल्द उसे विजिट करें या फिर हमारी ऐप डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फरवरी 2021 के महीने में 3 देशों के मार्स मिशन पहुंचने वाले हैं मार्स ग्रह पर। ये 3 देश कौन से हैं? यूएसए, चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन तीनों की जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके लोगो आप यहां पर देख सकते हैं। और एक अजब सा संयोग है कि अगले 2 हफ्तों में ही इन तीनों के मिशंस लैंड हो जाएंगे स्टार्टिंग टुमारो। इन तीनों मिशंस की लॉन्चिंग डेट भी लगभग एक समय पर ही थी, जुलाई 2020 में। आज से 8 महीने पहले ये तीनों मिशन लॉन्च किए गए थे। अब टाइमलाइन एक क्यों थी? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब मार्स और अर्थ अपने निकटतम जगह पर स्थिति पर होते हैं। दोनों का जो ऑर्बिट है वो ऐसा था उस समय कि दोनों सबसे क्लोजेस्ट थे अपने पूरे रेवोल्यूशन पीरियड में। तो उस समय का उपयोग करते हुए इन तीनों एजेंसीज ने अपने अपने मार्स मिशंस को लॉन्च किया था ताकि कम समय में और कम खर्चे में मार्स तक पहुंचा जा सके। तो वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, उसी का इस्तेमाल करते हुए तीनों एजेंसीज ने एक साथ ये लॉन्च किया था। मतलब प्रोग्राम सबका अलग अलग था, टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम था। अब इस तरह का प्लैनेटरी अलाइनमेंट लगभग 2 साल में एक बार ही आता है, तो इसीलिए 2020 में ये आया था। अब सीधा 2022 में इस तरह का मौका आएगा जब मार्स और अर्थ सबसे अपने नजदीकी सिचुएशन पर या पोजीशन पर होंगे। और ये वाला जो टाइम है जनरली सभी मार्स मिशन, चाहे वो यूएसए का हो या फिर चाहे हमारा भी था, वो भी इसी समय पर लॉन्च किया जाता है। अब 2020 का जो ये समय है ये एक नई स्पेस रेस को लेकर आ रहा है और कई देश आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे आ रहे हैं। आप जानते ही हैं भारत का भी मिशन लॉन्च होगा इस साल। और अब कई देश हैं जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो ट्रेडिशनली स्पेस पावर्स नहीं रहे हैं, वो भी मार्स मिशन या डीप स्पेस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो 1950s और 60s में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक स्पेस रेस चला करती थी, कुछ उसी तरह का समय काल फिर से आने वाला है। जो कि बीच में ठंडा पड़ गया था, 80s 90s में कोई स्पेस रेस नहीं थी, लेकिन अब ये स्पेस रेस का फिर से एक नया वर्जन सामने आ रहा है और इसमें केवल 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत से देश शामिल हैं। अब इन तीनों ही मार्स मिशन की कुछ कुछ खासियतें हैं, तो इनका जो सबसे स्पेशल फैक्ट है वो मैंने एक बार यहां लिस्ट कर दिया है। यूएई का ये सबसे पहला मिशन होगा डीप स्पेस में, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट के बाहर पहली बार उनका कोई स्पेस मिशन जा रहा है। चाइना का ये पहला इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट है टू लैंड ऑन मार्स। चाइना ने पहले ऑर्बिटर्स भेजे हैं जो मार्स का चक्कर लगाते रहते हैं, फोटो वगैरह खींच के भेज देते हैं, लेकिन मार्स पर लैंड करने की जो ये है उनकी पहली इंडिपेंडेंट कोशिश है। एक बार पहले उन्होंने कोशिश करी थी रशिया के साथ मिलकर, वो फेल हो गया था। तो ये इनका फर्स्ट इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट होगा। और तीसरा, नासा का जो ये मिशन है, नासा का कोई पहला मिशन नहीं है, नासा कई मिशन भेज चुका है मार्स पर, लेकिन पहली बार वो एक मार्स पर हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करेंगे। अब वो हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है वो आपको आगे पता चल जाएगा कि किस तरह का डिवाइस है, लेकिन पहली बार मार्स की सतह पर लैंड करने के बाद कोई हेलीकॉप्टर जैसा डिवाइस उड़ेगा और वो मार्स का सर्वे करेगा। आइए अब इंडिविजुअली इन सभी मिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूएई वाला मिशन देख लेते हैं। तो ये मार्स पहुंच जाएगा कल, यानी कि 9 फरवरी को, और इसका नाम क्या है? एमिराती होप ऑर्बिटर। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऑर्बिटर है, ये मार्स की धरती पर लैंड नहीं होगा। ये एक ऑर्बिटर है जो मार्स के चक्कर लगाएगा और वहां से कुछ डेटा कलेक्ट करेगा। इसको लॉन्च किया था यूएई ने विद द हेल्प ऑफ अ जापानीज H-2A रॉकेट। और इसका जो प्रोब का साइज है वो एक गाड़ी के जितना है, एक एसयूवी जितना ये इसका साइज है। और ये 9 फरवरी को ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और वहां पर चक्कर लगाने शुरू कर देगा मार्स के। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मार्स मिशन था कुछ कुछ उससे सिमिलर है। हमने भी ऑर्बिटर भेजा था, इन्होंने भी ऑर्बिटर भेजा है। अब ये सर्वे क्या करेगा? ये मार्स के एटमॉस्फेयर को सर्वे करेगा और वहां पर जो डेली चेंजेस होते हैं उनके मौसम में, उसके ऊपर ये अपनी रिपोर्ट भेजेगा।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला अरब नेशन है जिसने एक इंटरप्लैनेटरी प्रोब को डिप्लॉय किया है। इंटरप्लैनेटरी का मतलब कि जो एक ग्रह से, हमारे धरती ग्रह से दूसरे ग्रह तक गया, ये पहला अरब नेशन में इस तरह का प्रोब लॉन्च किया है यूएई ने। यूएई के इस ऑर्बिटर का नाम अल अमाल है। ये जो उनकी भाषा में उसका नाम रखा गया है, अल अमाल रखा गया है। और इसका मकसद क्या है? वहां के वेदर पैटर्न्स को या मौसम को स्टडी करना। एक और बात याद रखिएगा कि मार्स पर एक साल धरती के 2 साल के बराबर होता है, तो वहां का साल लंबा है। हमारे यहाँ पर जो 1 साल होता है वो वहां का 1 साल नहीं है। वहां पर अब हमारे समय के अनुसार 2 साल लग जाते हैं 1 साल पूरा होने में, ठीक है। तो इसीलिए वहां का वेदर पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। और ये जो अल अमाल है, ये अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए मार्स के मौसम का सर्वे करेगा हर 55 घंटे में, और वहां से ये रिपोर्ट भेजेगा धरती पर। मार्स का वातावरण सोलर विंड्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना लॉस है, कितना गेन है वहां के एटमॉस्फेयर में, इन सभी बातों पर डिटेल स्टडी करी जाएगी, ताकि भविष्य में अगर इंसान मार्स पर जाते हैं तो उनको किस तरह के वातावरण के लिए प्रिपेयर होना होगा, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। दूसरा है नासा। नासा का परसीवेरेंस रोवर है। नाम जरूर याद रखना, आपको सबके नाम याद होने चाहिए। परसीवेरेंस रोवर इसका नाम है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है रोवर। रोवर का मतलब होता है कि ये धरती पर लैंड होगा और चलेगा, इट विल रोव ऑन द मार्स सरफेस। तो इसका मकसद ये है कि मार्स पर लाइफ ढूंढना, एलियन लाइफ ही कहेंगे हम उसे। मार्स एक दूसरा ग्रह है तो इसीलिए हम एलियन लाइफ कहेंगे। तो यहां पर इसका प्राइमरी एम वेदर पैटर्न स्टडी करना नहीं है, बल्कि एलियन लाइफ या फिर कोई भी लाइफ फॉर्म की खोज करना है। इस रोबोट की या इस रोवर की खास बात ये होगी कि ये न्यूक्लियर पावर्ड है। इसके अंदर न्यूक्लियर पावर से इसे चलाया जाएगा, कोई डीजल पेट्रोल इसमें नहीं लगेंगे। और इस रोवर के माध्यम से ये मार्शियन सॉइल में गड्ढे खोद के उसको स्कैन करेगा, ड्रिल करेगा, और वहां से सैंपल्स को इकट्ठा किया जाएगा जिसे बाद में धरती पर लाया जा सके। लेकिन जो रोवर है वो तो टेक ऑफ करके धरती पर आ नहीं सकता, तो इसीलिए ये वाले सैंपल अभी इकट्ठे करके वहीं पर मार्स पर रख दिए जाएंगे। बाद में अगर कोई भविष्य में मिशन जाता है वहां पर 4-5 साल बाद, तो वो उसे वापस ला सकते हैं। तो इसका जो रोवर है वो कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। इसके टायर देखिए आप, अलग तरह के टायर हैं ताकि मार्स के सरफेस पर ये आराम से जा सके। और ये वाली वो मशीन है जो यहाँ पर धरती में, मार्स की धरती में गड्ढा करेगी और फिर वहां पर स्कैनिंग करेगी और सैंपल्स को इकट्ठा करके रख लिया जाएगा। इन सैंपल्स में इनका प्राइमरी एम ये है कि क्या मार्स की मिट्टी में कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी जीव जंतु वहां पर मिलता है या नहीं, इसकी स्टडी करी जाए। तो ये एस्ट्रोबायोलॉजी का फील्ड है। तो ये नासा का पहला मिशन है जो उन्होंने डेडिकेट किया है कंप्लीटली टू एस्ट्रोबायोलॉजी, यानी कि हमारे धरती के बाहर जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जीव जंतु हैं, उनकी स्टडी करने के लिए जो फील्ड होता है उसको हम एस्ट्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इस एस्ट्रोबायोलॉजी के पर्पस के लिए ही ये वाला मार्स मिशन परसीवेरेंस भेजा गया है। तो नासा का परसीवेरेंस रोवर मार्स के एटमॉस्फेयर को एंटर करेगा 18 फरवरी को। उसके बाद एक पैराशूट डिप्लॉय होगा जिससे वो धीरे धीरे धरती पर जाकर गिरे वहां पर। और इसकी जो लोकेशन है जहां पर ये लैंड करवाना चाहते हैं इसको, ये जगह है जेरीजो क्रेटर। जेरीजो क्रेटर नाम की ये जगह है। ये एक एंशिएंट रिवर बेड है, यहाँ पर नदी पहले चलती थी, और इसीलिए नासा को उम्मीद है कि अगर लाइफ कुछ मिलती है, कोई भी माइक्रोब्स मिलते हैं, तो वो इस जगह पर मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये एक एंशिएंट रिवर बेड है। यहाँ पर पानी की नदी बहा करती थी जेरीजो क्रेटर में। तो ये एस्ट्रोबायोलॉजी वाला काम तो सारा रोवर कर लेगा, और उसके कुछ महीने बाद इसी परसीवरेंस में से एक ड्रोन निकाला जाएगा। ड्रोन या हेलीकॉप्टर आप जो चाहें इसे कह दें। तो पहली बार धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर एक ड्रोन को लॉन्च किया जाएगा। इट विल बी एन इंटरप्लैनेटरी ड्रोन, और इस ड्रोन का नाम है इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी नाम का ये हेलीकॉप्टर या ड्रोन, जो भी आप चाहो इसे कह लो, ये निकलेगा इस मिशन के अंदर से कुछ महीने बाद, और ये 4 पाउंड का होगा। और इसका मकसद क्या है कि ये फ्लाइट्स को चलाए वहां पर, ये देखा जाए कि क्या मार्स के एटमॉस्फेयर में टेस्ट फ्लाइट्स चलाई जा सकती हैं। तो इनका टारगेट है कि 300 मीटर के दायरे में इस ड्रोन को चलाया जाए। ये वैसा ड्रोन नहीं है कि हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर ले, अभी शुरुआत है, तो 300 मीटर से स्टार्टिंग करी जाएगी। और जेरीजो क्रेटर को ये हवाई सर्वे करेंगे, लेकिन ये हवाई सर्वे एटमॉस्फेयर से नहीं हो रहा है, ऑर्बिटर से नहीं हो रहा है। ये सर्वे जमीन पर लॉन्च किए गए एक हेलीकॉप्टर या फिर एक ड्रोन के माध्यम से होगा। उसके अलावा ये वाला रोवर एक और डिवाइस कैरी कर रहा है। इस डिवाइस का काम क्या होगा कि CO2 को O2 में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? मान लो भविष्य में हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं मार्स की धरती पर, अगर लंबे समय तक रहना है, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा ऑक्सीजन टैंक उठाकर ले जा सकते हैं। तो वहीं पर ये मशीन डिप्लॉय कर दो।
इससे CO2 O2 में कन्वर्ट होता रहेगा, तो जो एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत है वो पूरी होती रहेगी। और उसके अलावा ऑक्सीजन को रॉकेट फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मान लो कि एक मिशन में इतना ही फ्यूल है कि वो अर्थ से मार्स तक पहुंचता है, वहां पर कुछ महीने रहा, ऑक्सीजन को बनाया गया इस डिवाइस के माध्यम से, इकट्ठा हुआ ऑक्सीजन, फिर से फ्यूल मिल गया और रॉकेट को रीलॉन्च करके फिर से धरती पर आया जा सकता है। तो दो इसके लक्ष्य होंगे, एक तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और दूसरा रीलॉन्च के लिए फिर से धरती पर आने के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करना। तीसरा और आखिरी मार्स मिशन है चाइना का। इसका नाम है तियानवेन-1 या TW1, नाम जरूर याद रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया है चाइना की स्पेस एजेंसी के द्वारा। उस एजेंसी का ऑफिशियल नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा से मिलता जुलता ही है, CNSA इनका नाम है, ये इनका लोगो है। अब चाइना के मिशन में 3 कंपोनेंट हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे डिटेल्ड या फिर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला मिशन है। इसमें ऑर्बिटर भी है जो UAE ने भेजा है और लैंडर और रोवर भी है जो नासा ने भेजे हैं। तो इनका दोनों स्टेजेस हैं, ऑर्बिटर भी है, लैंडर रोवर भी है। तो ऑर्बिटर तो इनका ऑर्बिट में पहुंच जाएगा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और लैंडर और रोवर को ये कुछ हफ्तों बाद प्रोबेबली अराउंड अप्रैल और मई धरती पर मार्स की धरती पर लैंड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चाइना की जो स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स है वो कह रही हैं कि ऑर्बिट में ये 10 फरवरी को पहुंच जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट शायद नहीं दिया है अभी तक, और दिया है तो देखो मैं चाइनीज पढ़ नहीं सकता हूं, जो इंग्लिश मीडिया में है वो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है। 5 फरवरी को चाइना की स्पेस एजेंसी ने ये इमेज रिलीज करी थी। ये इस ऑर्बिटर के द्वारा या फिर इस मिशन के द्वारा भेजी गई मार्स की पहली क्लोज इमेज है। 2.2 मिलियन किलोमीटर जब ये दूर था मिशन मार्स के सतह से, उस समय ये फोटो क्लिक किया गया था। तो इसका मतलब है कि देखो ये 12 या 13 तक ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा और उसके बाद ये रिलीज करेगा अपना लैंडर। लेकिन लैंडर को लॉन्च होने में थोड़ा सा समय है, अप्रोक्सीमेटली मई 2021 इनका टारगेट है कि तब ये लैंडर हम रिलीज कर देंगे। तियानवेन-1 चाइना ने लॉन्च किया था हैनान आइलैंड से। तो ये है हैनान आइलैंड साउथ चाइना सी में, यहां से ये लॉन्च किया था। और ये मार्स की धरती पर जाने के बाद लैंड कहां करेगा, यूटोपिया प्लेनिशिया नाम का एक प्लेन है, बहुत बड़ा प्लेन एरिया है मार्स की धरती पर, यहां पर ये लैंड करेगा। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ साल बाद चाइना कहे कि ये भी हमारा एरिया है, यहां पर भी कोई और अलाउड नहीं है। तो इसका लॉन्च साइट आप याद रखिएगा हैनान आइलैंड, और जो लैंडिंग साइट है उसका नाम भी याद रखिए यूटोपिया प्लेनिशिया, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ मार्स में एक साइट है। मई 2021 के महीने में इनका टारगेट है कि इसको लैंडर को हम वहां पर लैंड करवाएंगे। तो 2-3 महीने तो अभी ऑर्बिटर चक्कर लगाएगा और उसके बाद लैंडर को वहां डिप्लॉय किया जाएगा। उसके बाद जो इनका रोवर है जो धरती पर एक्सप्लोर करेगा मार्स की धरती पर, वो 90 दिनों तक 3 महीनों तक एक्सप्लोर करेगा इसी यूटोपिया प्लेनिशिया एरिया को। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो चाइना दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने एक ही साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों डिप्लॉय किए हैं अपने पहले मिशन में। यह कारनामा आज दिन तक नासा भी नहीं कर पाया है कि तीनों एक साथ डिप्लॉय क्यों। जैसे आप जानते होंगे कि भारत ने भी क्या भेजा था, मंगलयान, वो ऑर्बिटर था। हमने भी अभी तक लैंडर रोवर नहीं भेजा है। तो चाइना अगर सक्सेसफुल होता है तो ये तीनों एक साथ करने वाला पहला देश बन जाएगा। 2011 में इन्होंने रशिया के साथ मिलकर भी एक रोवर भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट तो धरती से एग्जिट ही नहीं कर पाया था, पहले ही वो टूट के डिसइंटीग्रेट होकर गिर गया था वापस पैसिफिक ओशन में। तो उस समय उनका ये अटेम्प्ट फेल हो गया था। अब देखना है कि ये सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। ऑलमोस्ट 80% यात्रा तो ये पूरी कर ही चुका है, थोड़ा सा बस अब ये ऑर्बिट में पहुंचना बाकी है। लेकिन मेन जो चैलेंज है वो लैंडर और रोवर होगा, क्योंकि आपको याद है कि भारत का भी जो चंद्रयान मिशन था उसमें भी प्रॉब्लम क्या आई थी, हमारे लैंडर और रोवर को समस्या आई थी। वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी मिशन का। देखना होगा चाइना वहां पर कितना सक्सीड कर पाता है। अच्छा, चाइना ने 2020 में चांद से भी सैंपल वापस लाए हैं, मून से भी ये लोग कुछ सैंपल्स लेकर आए थे, एंड इट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग बैक मून सैंपल्स सिंस 1970s। तो 1970 के दशक में यूएसए के नासा के मिशंस चाइना मून की मिट्टी लेकर आए थे। उसके बाद से चाइना पहला देश है जो ये कर पाया है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।